नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 9वीं क्लास, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में दोस्तों मैंने सीक्वेंस में जरा सा चेंज किया है। आज अपन मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 550 खाद्य व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, 550 व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न पदार्थ थे और कुल 28 दिनों के लिए थे। इसके अलावा 550 के अलावा अगर 150 व्यक्ति और अतिरिक्त आ जाते हैं, तो उसके अपॉन में आएगा 550 जो कि पहले थे प्लस 150, तो आएगा 28 इंटू 550 अपॉन 150 प्लस 550 होता है 700। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 से कटेगा यहाँ 11, यहाँ 14, 14 बन जा, 14 टू जा, तो अपने पास आंसर आएगा 22 दिनों का खाद्यान्न पदार्थ बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देखिएगा, 550 खाद्य व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उसमें 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो जो अपने पास शुरुआत में थे 550 इंटू 28 और 150 एक्स्ट्रा आ गए, तो पहले 550 व्यक्ति थे प्लस 150 व्यक्ति, तो अपॉन में आ जाएगा 700। इसे अपन काटेंगे अगर, तो आंसर आएगा 22 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को यदि वह 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ान भरनी होगी। इस प्रश्न में सबसे पहले अपने को निकालना है दूरी। तो अपने पास दिया है चाल एवं समय दिया गया है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो 240 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1200 किलोमीटर पूरी टोटल दूरी उसने तय करी 5 घंटे में। अब अगर उसे यही दूरी तय करना है 1/2/3 घंटे में, तो उस विमान को उसकी कितनी गति से उड़ान भरनी होगी, इसकी स्पीड निकालना है। तो गति बराबर होगा दूरी बटे समय। समय दिया है 5 घंटे, सॉरी 1/2/3 घंटे में करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5/3 होता है 1/2/3 का मान। तो यहाँ आएगा 5/3। इसको अगर पलटी करेंगे तो 1200 इंटू 3/5, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 240 इंटू 3, तो आएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखिएगा, 240 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता था, सॉरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे चलता था, तो इस हिसाब से उसने 1200 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करी। अब इन्होंने कहा है कि इसी दूरी को अगर वह 1/2/3 घंटे में तय करना चाहे, तो उसे कितनी गति से या कितनी स्पीड से उसे उड़ान भरनी होगी। तो गति निकालना थी, तो गति बराबर होता है दूरी अपान समय। तो दूरी 1200 उसे तय करना थी, उस समय दिया था 1/2/3, इसका मतलब होता है 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे पहले किसी एक का वेतन माना जाता है, तो ए का वेतन मान लेते हैं अपन है 100 रुपए, और 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 100/3। इतना कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे 100/3, तो ये आएगा 300 माइनस 100, 200/3। अब देखते हैं बी का वेतन। तो बी का वेतन 200/3 में ए से 100/3 ज्यादा है,
इसका मतलब है बी का वेतन 100 में से ए से 100/3 इंटू 100 में से ज्यादा पूछा निकाल रहे हैं 3/200 इंटू 100 प्रतिशत में पूछा गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 100/2 यानी कि 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 50% ज्यादा है। एक बार फिर से देखिएगा, ए का वेतन माना अपन ने 100 जो कि बी के वेतन से 100/3 ज्यादा है, तो इसे माइनस कर दिया तो आएगा बी का वेतन जो कि ए से 100/3 ज्यादा है। अब बी का वेतन 100 रुपये में ए से इतना ज्यादा है 100/3 इंटू 3/200 और परसेंट पूछा था तो इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 50 इसका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न है, ऋचा ने कोई वस्तु उसके सूची मूल्य से 4/5% पर खरीदी तथा उसे सूची मूल्य से 20% या 20% अधिक पर बेचा, तब ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस के, खरीदा कितने में था। और याद रखिएगा सूची मूल्य हमेशा 100 मान के किया जाता है, तो 100 का अगर 4/5% निकालेंगे तो ये आएगा 80। ऋचा ने 80 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था और उसे 20% लाभ पर बेचा, सॉरी उसे सूची मूल्य से 20% लाभ पर बेचा, तो सूची मूल्य 100 है, उसका 20% लाभ यानी कि 120 रुपये में उसे बेचा। अब डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट का या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं। 120 में उसने बेचा, 80 में खरीदा था, और हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, यहां भी 80 आएगा अपॉन में सीपी, या सॉरी 80, तो परसेंट निकालना है तो इंटू 100। यहां बचेगा 40/80 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 50। ये परसेंट में रहेगा क्योंकि लाभ परसेंट निकाला था अपन इंटू 100 करके, तो 50% इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 50%। अगला प्रश्न है, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? इसे भी डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, 20 - 10 अपॉन 100 - 20 इंटू टोटल 40 लीटर दिया था तो 40। इसे सॉल्व करेंगे तो 10/80 इंटू 40, ये होगा 400/80, मतलब कि 5 लीटर। सही जवाब होगा 5 लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 5 लीटर। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या में सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, यानी कि 3 नई संख्याएं जोड़ी गई, तो 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसे भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं। नई संख्या 8 है और इनका औसत 8.5 हो गया, माइनस पहले 5 संख्याएं थी जिनका औसत 7 था, और नई में पूछा है 3 का, अपॉन में 3 आ जाएगा। जितने का औसत निकालना हो सिर्फ अपॉन में वही आता है, तो 8 × 8.5 ये हो जाएगा 68 माइनस 35/3, ऊपर बचेगा 33/3 बराबर हुआ 11, तो नई 3 संख्याओं का औसत हुआ 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ST SC एवं अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो याद रखिएगा झारखंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड सरकार ने टोटल आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वच्छता सर्वे 2022 में देश के किस जिले के गांव सबसे स्वच्छ हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भोपाल,
जो कि पहले स्थान पर है ग्रामीण स्वच्छता सर्वे 2022 की लिस्ट के हिसाब से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तैराक उत्तर अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एल्कस अली इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय हैं और इन्होंने उत्तर अंग्रेजी चैनल को पार किया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों चेन्नई ओपन 2022 का खिताब लिंडा फ्रुबिटोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, इम्फाल में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहां किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसरो जिसका पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसने तमिलनाडु से हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो याद रखिएगा, REC, जो कि भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है। REC का पूर्ण रूप होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या हिंदी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पर पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप नियंत्रण पर पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो याद रखिएगा, REC को जोड़कर भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सागर जिले के बीना में स्थित है तेल शोधक कारखाना, जिसे बीना रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पूछा जाता है कि किस देश की मदद से बीना रिफाइनरी बनाई गई है या इसका निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा, ओमान की मदद से वर्ष 2011 में बीना रिफाइनरी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के वार्षिक बजट में विक्रय कर सबसे अधिक आय का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राजकोषीय नीति सार्वजनिक आय एवं व्यय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं? तो याद रखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का एक हिस्सा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो वर्ष 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा है? हिमालय, आल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या एंडीज पर्वत? तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एंडीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, लोहा। अगला प्रश्न है, प्रशीतक या जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है की तरह कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, CF2Cl2 प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट की तरह उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे D2O के नाम से भी आप जानते होंगे, इसे भारी जल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों भारी जल न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक का उपयोग में आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लिंग अनुपात कितना है? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंग अनुपात 940 है। और अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो याद रखिएगा 931 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा पराग्वे, अर्जेंटीना एवं ब्राजील सहित कुल 10 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, लेकिन बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। साथ ही याद रखिएगा अगर आपसे कर्क रेखा के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा भारत सहित कुल 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और 10 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? तो याद रखिएगा गुरु नानक देव का जन्म स्थान तलवंडी है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, तलवंडी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो याद रखिएगा गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जीवन जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कछुआ सबसे अधिक जीवन जीने वाला प्राणी होता है। अगला प्रश्न है, हिमखंड पानी में तैरता रहता है क्योंकि बर्फ का घनत्व, तो याद रखिएगा बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जल के घनत्व से पानी का घनत्व जल के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है, इस वजह से बर्फ पानी पर तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बेतवा नदी को उसके प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। जनरली लोग इसमें नर्मदा ऑप्शन में लगाकर आते हैं, बाकी इसका सही जवाब है बेतवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला है। और अगर आपसे पुरुष साक्षर जिला पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला है। और अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो याद रखिएगा अलीराजपुर जिला महिला साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर डी अलीराजपुर न्यूनतम और भोपाल है महिला साक्षर, जबलपुर है पुरुष साक्षरता। अगला प्रश्न है, महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मांडू को महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गौ हत्या बंद करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने गौ हत्या बंद की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 2001 के मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा जुलाई 1994 में मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 9वीं क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपने इसके पहले की 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर बूस्टर क्लासेस भी कंटिन्यू चालू हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर एवं साइंस के कुछ काफी महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप में आपसे डिस्कस करता हूं। तो इन क्लासेस को भी, बूस्टर क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।